स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आज नया टॉपिक और आज का जो टॉपिक होगा वो काउंसलिंग रिलेटेड होगा। इससे पहला जो वीडियो बनाया गया था वो आपके CGPAT 2020 से संबंधित जानकारियां दी गई थी, जैसे कि इस वर्ष व्यापम जो है वो एग्रीकल्चर की परीक्षा नहीं लेगा, मेरिट बेसिस पे काउंसलिंग होगी, अर्थात एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जगह पे इस वर्ष आपके प्रतिशत परसेंटेज बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो उस वीडियो में उससे संबंधित सारी जानकारियां आपको दे दी गई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएंगे और उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आज के डिस्कशन में हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के दिशा निर्देश। कुछ समय पहले आपको पता चला होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उससे संबंधित दो न्यूज़पेपर्स आए थे, दो न्यूज़ आए थे। पहले में ये बताया गया था कि प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी, परंतु एक दिन पश्चात ही वापस ये न्यूज़ आया कि आपकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देंगे। इसके पश्चात आज ही नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें आपको काउंसलिंग के डेट से संबंधित और कॉलेजेस से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। उसकी कटिंग भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगी। तो इन सब के आधार पे ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है, आपके सीट से रिलेटेड है। तो इसको बिल्कुल लास्ट तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इस चैनल पे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की जो टॉपिक है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके। तो इन पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, पहले पॉइंट में जो आपको 6-7 लाइन लिखा गया है उसका सिंप्लीफाई मीनिंग ये है कि अगर आपको इस वर्ष एडमिशन लेना है या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि डेट्स आपकी आ चुकी हैं। जैसे मैंने बताया 12 अगस्त से शुरू होगा, तो 12 अगस्त से 10 सितंबर बहुत टाइम होता है, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। आपको इस टाइम में रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है, मतलब अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्या बोल सकते हैं, आपका करवा लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना जो आप काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। मैं वापस से आपको बोल रहा हूं। तो पहला पॉइंट यही था कि आप एलिजिबल होंगे। पहले एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आप साइंस या एग्रीकल्चर ग्रुप से होने चाहिए, जो कि आप हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो आप करवा लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यह आपके दूसरे पॉइंट में लिखा गया है। देखिए, दूसरे पॉइंट में आपका लिखा गया है, एक वेबसाइट दी गई है कि www.igkvmis.cg.nic.in। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो इस साइट में जाके करना है। यहां स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि कैसे आपको इस साइट में जाना है। सबसे पहले आपको igkvmis.cg.nic.in पे जाना है। वहां पे आपका एक स्क्रीन खुलेगा। स्क्रीन खुलने के बाद वहां 3 लाइंस के आपके डॉट होंगे, मतलब 3 लाइन वाला एक ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करने के पश्चात एडमिशन 2020 और 21 का एक ऑप्शन आएगा जिसके बगल में न्यू लिखाया होगा। उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो लिंक नहीं खुल रहा है, पर आपका ये लिंक बहुत जल्दी खुल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 12 अगस्त को ही खुल जाए, ठीक है। तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे एक और पेज खुलेगा जहां पे आपको यूजी काउंसलिंग 2020 और 21 दिखाई पड़ेगा, और उसके जस्ट नीचे आपको पीजी काउंसलिंग दिखाई देगा, PG/PhD काउंसलिंग। तो आपको यूजी काउंसलिंग में जाना है। यूजी काउंसलिंग में क्लिक करने के पश्चात आपको वहां पे फिर से 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, BSc एग्रीकल्चर/BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, और दूसरा ऑप्शन होगा आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक आपका फूड टेक्नोलॉजी। तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं या आपके बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, मैथ्स स्ट्रीम वाले भी BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर पे एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने फॉर्म PAT का भरा है। तो जिन विद्यार्थियों ने PET का फॉर्म भरा है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, वो जाएंगे आपके बीटेक वाले काउंसलिंग सेक्शन में। क्लियर है?
उसके पश्चात जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपको वहां पे दिखाई देगा कि साइन अप ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे साइन अप पेज पे आपका पूरा नाम, 10वीं की जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भरना होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन आएगा वहां पे आपको अपना नाम लिखना है, उसके जस्ट नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने भरा है वो लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर लिख देना है जिस मोबाइल नंबर को आपने फॉर्म भरते समय दिया था। जैसे ही आप उस मोबाइल नंबर को लिख के नीचे क्लिक करेंगे गेट ओटीपी पे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी एक प्रकार से आपका पासवर्ड है। जैसे ही आप इस ओटीपी को फिल करेंगे आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, मतलब आप आईजीकेवी के काउंसलिंग पेज पे चले जाएंगे। यहां तक का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा और यहां तक का प्रोसेस बहुत इजी भी है। इसके पश्चात क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको वहां पे लेफ्ट साइड पे दिखाया होगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन लिखाया होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे एक कॉलम बना होगा छोटा सा बॉक्स टाइप का। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपको एक पूरा पेज दिखाई देगा। ठीक है, और उस पेज में आपको जानकारी भरनी है, जैसे कि आपको आपका नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका कास्ट लिखाया होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें वहां लिखाई होंगी। और सबसे नीचे लिखाया होगा सेव, तो आपको सबसे पहला सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे जस्ट उसके बगल में एक ऑप्शन होगा आपके नेक्स्ट का, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे आपको आपका एकेडमिक सेक्शन वाला पेज दिख जाएगा, मतलब जहां पे आपको अपनी शैक्षणिक जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट हो सकता है मांगे वहां, और उसके बाद ही वहां पे आपको अपना फोटो, ठीक है, और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोटो का साइज 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम। तो देखिए जब हम मोबाइल पे फोटो खींचते हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़े साइज का आता है, क्लियर है। तो उसको कैसे कम करना है, तो बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि इमेज रिसाइजर, ठीक है, इमेज सेटिंग, ये सब आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको क्या कर लेंगे, रिसाइज कर लेंगे। 50 KB से नीचे का साइज का आप फोटो और 20 KB से नीचे का साइज का सिग्नेचर बना लेंगे। अगर आपको इसके दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे कोचिंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए, नीचे आपको दिखाई देगा, और वहां से आप संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आप इस चीज को भरेंगे आपको वापस से सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए हर बार आपको सबसे पहले सेव करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पे मत जाइएगा, वरना आपका जो डाटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। और अगर इंटरनेट की स्पीड के कारण या किसी भी चीज के कारण अगर वो पेज आपका हट जाता है तो वापस से आपको सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले सेव, फिर नेक्स्ट। इसके पश्चात आपका नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो आप वहां स्क्रीन पे देखेंगे बहुत सारा आपको कॉलेजेस का नाम आएगा, ठीक है। तो उन कॉलेजेस के नाम आपको दिए गए होंगे कि जैसे रायपुर कॉलेज है, आपका बिलासपुर कॉलेज है, आपके जगदलपुर, ऐसे करीबन एग्रीकल्चर, कृषि बीएससी एग्रीकल्चर के आपको गवर्नमेंट के 22 कॉलेज, बीएससी हॉर्टिकल्चर के गवर्नमेंट के आपके अराउंड 6 कॉलेजेस दिखाई देंगे। उसके पश्चात अगर आप अभियांत्रिकी में जा रहे हैं, जो बीटेक वाले हैं, उनको अराउंड 3 कॉलेजेस गवर्नमेंट के दिखाई देंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्लियर है। इसके पश्चात आपको बीएससी एग्रीकल्चर के 9 प्राइवेट कॉलेज और बीएससी हॉर्टिकल्चर के 4 प्राइवेट कॉलेज और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 2 प्राइवेट कॉलेज दिखाई देंगे। तो टोटल ये कॉलेजेस की एक पूरी लिस्ट बनी होगी और इस लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है प्राथमिकता, प्रायोरिटी के हिसाब से कि सबसे पहले आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। मान लेते हैं कि सबसे पहले आपको रायपुर चाहिए, फिर बिलासपुर चाहिए, फिर अंबिकापुर चाहिए। सीक्वेंस आपके हिसाब से सेट हो सकता है किसी को रायगढ़ चाहिए हो, फिर जांजगीर चाहिए हो, फिर अंबिकापुर चाहिए हो। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस सेट करना है। और याद ये रखिएगा कि सारे कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने हैं, मतलब बीटेक वालों को तो अलग होगा, जो बीटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनकी अलग प्रेफरेंस होगी, लेकिन जो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको पूरे कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 4 कॉलेज आपने सेलेक्ट किया फिर छोड़ दिया,
ऐसा नहीं करना है। पूरे के पूरे आपके 22 एग्रीकल्चर के कॉलेज, 6 हॉर्टिकल्चर के जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनको पूरा सेलेक्ट करना है, फिर प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं उनको सेलेक्ट करना है। और इसका रीजन ये है कि आपको परसेंटेज वाइज से कॉलेज मिलते जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लेंगे कि आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा आईजीकेवी के द्वारा, उस लिस्ट में आपका नंबर मान लेते हैं कि 8वां या 10वां है, और सपोज मान लेते हैं कि आप जैसे रायपुर का कॉलेज है, वहां पे आपकी जनरल की या टोटल सीट्स जो है मान लेते हैं जो भी है आपका, जैसे जनरल से हम लेते हैं, जनरल की 5 सीटें हैं और आपका रैंक है 9। तो सपोज 5 की शुरू की 5 सीटें अगर भर गई तो आपका रैंक तो 8वां नंबर पे है, मतलब 3 रैंक आप और पीछे हैं। तो आपको पहला प्रेफरेंस ना मिलके फिर दूसरा प्रेफरेंस मिलेगा, इसलिए आपको सारे प्रेफरेंस एक लाइन से भरने हैं। और याद रखिएगा, प्रेफरेंस भरते टाइम सावधानी बिल्कुल जरूरी है। आपको जो कॉलेज सबसे पहले चाहिए, आप उन कॉलेजेस के अकॉर्डिंग नीचे आते रहेंगे। क्लियर है ये चीज? इसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे सारे कॉलेजेस को, ठीक है, उसके बाद आपको अपडेट प्रेफरेंस का नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा। जब तक आप सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, सीरीज वाइज सेट नहीं करेंगे, ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपका अपडेट प्रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे, आपको अपडेट प्रेफरेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा और वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कंफर्म का बटन दिखाई देगा। और याद रखिए, एक बार आपने अगर कंफर्म का बटन दबा दिया तो वापस से ये सेट नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से सेट करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज खुलेगा, जैसे आप अपडेट प्रेफरेंस करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा और उस नेक्स्ट पेज में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज में से एक है। देखिए, हर पेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहां छूट जाता है तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस रुक सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको अपलोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपलोड करना है। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, ओवरऑल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ओवरऑल बता देता हूं कि क्या क्या चीजों की जरूरत होंगी आपको और कैसे कैसे करना है। तो जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिखाई देगा। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने के लिए दिखाई देंगे। हो सकता है 10th सर्टिफिकेट, बगल में एक ऑप्शन होगा एडिट का, फिर 12th सर्टिफिकेट, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, फिर आपका कृषक प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर का, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो जो जो सर्टिफिकेट आपके पास हैं वो आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ कौन कौन से सर्टिफिकेट मांगे गए हैं ये याद रखेंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ी जनजाति जिसको स्पेशल ट्राइब कहा जाता है, उसके लिए प्रमाण पत्र। ये सारे प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि किस वर्ग को कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि जनरल को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या ओबीसी को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बोला, तो बात करते हैं सबसे पहले सामान्य वर्ग से। तो सामान्य वर्ग के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है, सबसे पहला 10th और 12th, ये सभी वर्गों के लिए कंपलसरी है। इसके साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट है जो कि प्रत्येक वर्ग वालों को जमा करना ही है। तो 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होगी, 12th के सर्टिफिकेट अभी आपको मिल जाएगी। जो फ्रेशर्स होंगे वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र है वो आप बनवाएंगे। बनवाने का जगह आप तहसीलदार ऑफिस में बनवा सकते हैं, पटवारी ऑफिस में बना सकते हैं, वहां आपका स्थायी प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं बनाया है वो जल्दी से जाके बना लें। इसमें ज़्यादा अवधि नहीं लगती है। आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ वहाँ सबमिट करने हैं, जैसे कि आपके फादर का सर्टिफिकेट, उनके फादर का सर्टिफिकेट, ठीक है। 1 से 2 जनरेशन का सर्टिफिकेट लगता है कि आपके पूर्वज यहाँ स्थायी रूप से बसे थे। इसके पश्चात ये तो रही जो कॉमन सर्टिफिकेट है जो सबको जमा करनी है। इसके पश्चात जो जनरल वाले और जो सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं वो है कि अगर किसी के परिवार से आपके माता या पिता कृषक हैं तो आप कृषक सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। कृषक सर्टिफिकेट के लिए जो चीज़ जरूरी होती है वो ये है कि आपके पास खेत होना चाहिए, आपके पास खेत के कागजात होने चाहिए,
खेत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ आप कृषक प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट भी सभी वर्ग वाले बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जो कंपलसरी है वो 3 सर्टिफिकेट हैं। इन सर्टिफिकेट्स को जिन जिन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं या आपके गार्जियंस हैं जो कि कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इसको बनवा सकते हैं। और इसका जरूरत क्यों है, तो कृषक के लिए अलग से कुछ सीट्स रहते हैं हर कॉलेज में, 2 सीट या 1 सीट हर कॉलेज में रहता ही है, तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है। इसके पश्चात आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो अगर आपके कोई पूर्वज हो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी ली हो, तो वहां से भी ये सर्टिफिकेट आपका बनाया जा सकता है। और इस सर्टिफिकेट के लिए आपका कलेक्टर से आप संबंधित कलेक्टर या फिर जो आपका ये बोल सकते हैं जो ऑफिस रहते हैं आपके डिफेंस के, वहां से जाके आप बनवा सकते हैं। अगर एक्चुअल में ये बनी हुई रहती है, अगर आपके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो वो बनाए होंगे, उसी सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये भी ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, सभी वर्ग वाले अगर उनके पूर्वज होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो वो बनवा सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो है आपका नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र। तो नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र जो है वो उन विद्यार्थियों का बनेगा जो कि नक्सल क्षेत्र से प्रभावित होंगे या जिनके परिवार के कोई नक्सली हिंसा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई होगी। सामान्यतः जो आपका बस्तर संभाग है, उस संभाग में अगर किसी नक्सली हिंसा के दौरान अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स की डेथ हुई होगी तो ये सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। स्पेशली पेरेंट्स का ही रहता है, पेरेंट्स के डेथ में ही। और साथ ही साथ ये चीज रहती है कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बस्तर संभाग वाले के लिए हो, कहीं भी अगर किसी के भी पेरेंट्स या कोई भी नक्सल हिंसा के दौरान अगर उनकी मृत्यु हुई है तो ये सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद ये तो रही आपकी ऑप्शनल सर्टिफिकेट की बारी। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहला कैटेगरी जो हम बात करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका क्रीमी लेयर और एक आता है आपका नॉन क्रीमी लेयर। तो इसीलिए जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और इनकम सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि जिसके पेरेंट्स या जिसका जो परिवार है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है या जिनकी जो आर्थिक स्थिति है या जो इनकम है वो कम है, तो वो सर्टिफिकेट बनाने से उनको बेनिफिट मिल सकता है। इसके पश्चात एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अगर किसी के पास अस्थायी जाति प्रमाण पत्र हो तो उसे स्थायी करवा लें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। क्लियर है? तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स थे जिनके बारे में आपको बता दिया गया है कि कैसे बनवाना है, और जिनके नहीं बने हैं वो जल्दी से जल्दी बनवा लें। इन सारे सर्टिफिकेट्स को बनाने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये सारे सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी से बनवा लीजिए अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स के बिना आपका एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके पश्चात ये सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो इनका कलर फोटो स्कैन, ठीक है, या तो आप स्कैन करवा लीजिए या फोटो भी खींच रहे हैं तो एकदम क्लियर आना चाहिए और आसपास और कोई चीज नहीं आनी चाहिए। तो अच्छे तरीके से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप के लिए भी आपके बहुत सारे एडिटिंग एप्लीकेशंस आते हैं। और ध्यान ये रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका फोटो 50 KB था, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स 500 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट ना, मैं सारे डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपका 10th का मार्कशीट 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12th का 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सारे सर्टिफिकेट्स 500 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इन सर्टिफिकेट्स का आपको PDF बनाना है, ठीक है। क्या है? PDF बनाना है। मतलब पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को फोटो खींच के अपलोड नहीं करना है, उसे PDF में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी आप ऐप स्टोर पे जाइए, ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे आप अगर सर्च करेंगे इमेज टू PDF तो बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस निकल जाएंगे जहां से आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो रही आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें जो आपको अपलोड करनी है। उसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा फोटो और सिग्नेचर का, वापस से। और इस बार जो फोटो और सिग्नेचर है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज जोड़ा गया है। पहला चीज तो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो
फोटो के लिए है और आपका सिग्नेचर के लिए 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बता दिया गया है। बस ध्यान ये रखना है कि ये फोटो जो है आपके जेपीजी फाइल में होनी चाहिए। ठीक है, आपके फोटो के भी बहुत अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, पीएनजी फाइल होता है, जेपीईजी फाइल होता है, तो इसको जेपीजी में आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसके पश्चात जैसे ही आप, माफ कीजिएगा, जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सेट कर लेंगे, इसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, और अपलोड करने के पश्चात फिर से सेव करना है। याद रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ सेव करना है। ये नहीं कि आज आपने एक डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, फिर आप कल को एक सेव कर रहे हैं या परसों को एक सेव कर रहे हैं। आपको एक साथ सारे डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, और एक बार अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया या सेव हो गया तो उसके बाद कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने से पहले